Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकुल मिश्रा एक बार फिर से महिंद्रा के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे पास स्टेट का एसटी नंबर 48 है, जिसमें 25 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। जो आपने स्टेट की एसटी दी है, यूपी ट्रिपल एससी की एसटी होती है। जीएस के 25 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिसमें मैं 25 बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन लेकर आया हूँ, जो एक साथ आपको मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो 48 नंबर के पार्ट में आया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो यूपी से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी तो खैर होनी ही चाहिए आपको, और उसी से जुड़े क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विकास के मंत्री कौन हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कौन है इसके मंत्री, आइए हम समझें। अगर हम बात करते हैं पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको बच्चों मिलेगा वो मिलना चाहिए धर्म, क्या मिलेगा? माफ करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? धर्मपाल जी। क्या मिलेगा? धर्मपाल सिंह। लेकिन अब जो और इसमें नाम दिए हैं, हमें वो भी नाम तो पता होने चाहिए कि भाई वो नाम किसके किसके हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं श्री केशव प्रसाद, है ना, पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य। अब देखो, केशव प्रसाद मौर्य जी को क्या विभाग दिया गया है? इन्हें विभाग दिया गया था पंचायती क्षेत्र या पंचायती विभाग। पंचायती क्षेत्र या पंचायती विभाग माने ग्राम विकास का क्षेत्र जो है इन्हें दिया गया है। ग्राम विकास का क्षेत्र या पंचायत का क्षेत्र दिया गया है इनको, एक नाम। अब देखो नंबर 2 क्या दिया बेटा? नंबर 2 दिया है सुरेश कुमार खन्ना जी। तो श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, सुरेश कुमार खन्ना जी को वित्त विभाग दिया गया। उत्तर प्रदेश का जो वित्त, इन्हें मंत्री बनाया गया है। प्रदेश वित्त मंत्री आप कह सकते हो इनको। क्या है? प्रदेश का वित्त विषय दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, देखो स्वतंत्र देव सिंह जी को दिया गया है जलकल विभाग, जलकल और पेयजल विभाग, पेयजल विभाग का हिस्सा दिया गया है इनको। अच्छा, फिर अब देखो आपके सामने जो दिख रहा है धर्मपाल जी, धर्मपाल जी। अब धर्मपाल सिंह, धर्मपाल सिंह को क्या विभाग दिया गया है? पशुपालन एवं डेयरी विकास, डेयरी विकास का विभाग जो है इन्हें दिया गया है। तो ये इस तरह से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था फिलहाल क्या था बेटा? करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी है। और ये जो मैंने आपको लिखा ये भी आपके लिए सही है। आपको देखो सारे के आंसर मिल चुके हैं और डी जो है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा। तो पहला आंसर जो है धर्मपाल सिंह है। तो धर्मपाल जो भी बच्चे किए हैं, जो बच्चे धर्मपाल को बताए हैं, उन सभी का क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है बेटा। तो धर्मपाल क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश लॉन्च अ प्रोग्राम अपॉइंट 500 वुमेन रेसिडेंट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शक्ति दीदी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस ने जिले भर में 500 महिला निवासियों को शक्ति दीदी के रूप में नियुक्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पे शक्ति दीदी जैसा प्रोग्राम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है यह व्यवस्था स्टार्ट किया गया है, जिला पुलिस के द्वारा, जिसमें 500 महिला निवासी महिलाओं को जो है की भागीदारी जो दिखाई गई है। तो इसका जो करेक्ट जिला है वो जीबीटी नगर है, मतलब गौतम बुद्ध नगर है बेटा। क्या है? गौतम बुद्ध नगर। देखिए, शक्ति दीदी, शक्ति दीदी एक स्कीम है, एक योजना है, जो कहाँ से प्रारंभ की गई है? गौतम बुद्ध नगर से, गौतम बुद्ध नगर से। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तथा महिला और बाल बच्चों पे होने वाले शोषण को रोकने के लिए शक्ति दीदी जैसी
जो है व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 500 से अधिक लगभग 500 लगभग महिलाओं को जो है जिला पुलिस भर में जो है क्या किया, महिलाओं को भी निवासी के तौर पे शक्ति का प्रमाण दिया गया है और इन्हें शक्ति दीदी जैसी संज्ञा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गौतम बुद्ध नगर है या जीबीटी। शॉर्ट फॉर्म में कभी आप इसको नोएडा हाउस भी कह सकते हो, नोएडा का अलग हिस्सा थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है, विच हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ कंट्री to implement Ayushman Bharat digital mission term of the providing the quality health service to the public। प्रश्न कहता है जनता को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मामले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। भाई देखो यहाँ पे क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किसकी बात कर रहा है, आयुष्मान भारत और डिजिटल मिशन लागू करने वाला पहला राज्य क्या बना है, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यूपी की जीके पढ़ रहे हैं तो यूपी है ऐसा राज्य जहां आप क्या देख रहे हैं, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत वाला हिस्सा जो है ये बन गया है। अच्छा अब आपको मैं बात बताऊं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं जब कभी भी, तो आयुष्मान एक हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का फ्री जो है बीमा कराती है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को फिजिकली जो है किसी प्रकार की चोट लगती है या उसके शरीर में किसी प्रकार की हानि होती है तो 5 लाख रुपए तक का शारीरिक बीमा जो है स्वास्थ्य के लिए जो है केंद्र सरकार जो है लागू कराती है। यह जो है ब्लॉक स्तर पर लोगों के द्वारा इसके आयुष्मान के कार्ड बनते हैं। जितने भी सदस्य आपके परिवार में हैं आप उन सब सदस्यों को कार्ड को बनवाकर इसका लाभान्वित लाभ आप जो है ले सकते हैं। तो इसमें जो डिजिटल प्रारूप दिखा है सबसे अधिक वो किसका मिला है, उत्तर प्रदेश राज्य का मिला है। तो पहला राज्य जो डिजिटल तौर पर आया है वो ये कौन सा है, यूपी है। सो यूपी जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। अब मित्रों आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, which state government has recently launched instant birth registration for the newborn। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है। अब देखो किस राज्य सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण की व्यवस्थाएं शुरू की हैं। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो नवजात शिशुओं के लिए जन्म पंजीकरण की बात करें तो यह व्यवस्था स्टार्ट की है किसने, उत्तर प्रदेश ने। आइए हम आपको इसको थोड़ा बताएं। देखिए शिशु के जन्म से 21 दिन के भीतर नगर निगम या कह लें या एवं तो कहना उचित नहीं है, या जैसे आप जहां रह रहे हो कि वहां की आबादी अगर 10 लाख से अधिक है तो नगर निगम है, कम है तो नगर पालिका है, या नगर पालिका से मुफ्त जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। शिशु के जन्म के 21 दिन के भीतर यह सरकार व्यवस्था देती है। अगर 21 दिन के बाद आप जाते मान लो ऐसा हो जाए तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ एक शुल्क या धनराशि देनी होगी, उस धनराशि के पश्चात आपको जो है प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है। जन्म और मृत्यु दोनों में ये व्यवस्थाएं होती हैं। मृत्यु का भी है तो भी आप 21 दिन के भीतर निःशुल्क प्राप्त करेंगे। अगर इस दिन 21 दिन के बाद जाते हैं तो एक मिनिमम जो है शुल्क देना पड़ता है, उस शुल्क के बाद आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। तो व्यवस्था जो है प्रारंभ कर दी है किसने, यूपी सरकार ने। शिशुओं के तत्काल जन्म के पंजीकरण की शुरुआत की जाए उसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफिसर डेस्क सिस्टम। किस राज्य सरकार ने ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो
राज्य सरकार ने ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। आइए समझें क्या है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश, जिसे कहते हैं विधानमंडल, 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 आप सामान्य भाषा में इसे उत्तर प्रदेश का सचिवालय भी कह सकते हैं, सचिवालय। अब सचिवालय में ये कह दें जो ऐसे वो सभी कार्य जो हमारे प्रदेश सरकार में डिले हो रहे हैं, जैसे सच विधानमंडल में अगर कोई कार्य पड़ा है, वो सरकार का कार्य काफ़ी क्या है, डिले है, देरी से पूरा हो रहा है, तो सरकार ने सचिवालय में बैठे अधिकारियों को कार्य में त्वरित गति लाने के लिए इस प्रकार का एक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको कहा गया है ऑफिसर डेस्क सिस्टम। मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि प्रदेश सचिवालय में कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये तो इसलिए यह ऑफिसर डेस्क सिस्टम लाया गया है ताकि प्रदेश में जो रुके हुए कार्य हैं उनके में शीघ्रता ला सके, उनमें स्पीड से काम किया जा सके, इसलिए। और ये व्यवस्था कहाँ स्टार्ट की गई है, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। मुझे उम्मीद है मेरे मित्रों को यहाँ तक की बातें स्पष्टता जो है समझ में आ रही होंगी, स्पष्टता जो है क्लियर होंगी। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, टोडरमल वॉज बॉर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। टोडरमल का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश। क्या है सही आंसर, उत्तर प्रदेश। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टोडरमल आखिर थे कौन, ठीक है। तो टोडरमल साहब कौन थे। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा मुगल साम्राज्य का जो समय काल है 1526 से लेके 1857 का समय है, पूरा मुगल का समय। अब इसमें जो समय है वो समय है किसका, अकबर का समय है। किसका समय है, अकबर का समय है। अब जो अकबर का समय है वो क्या है, अकबर का समय 1556 से लेके 1605 का समय है, ये है समय अकबर का। अब अकबर के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। क्या थे, नवरत्न थे। अब जो नवरत्न थे वो उनकी संख्या देखिए कैसे समझेंगे, उनमें जैसे बैट MDH इस तरह से थे। इस तरह से आप याद करोगे, कैसे याद करोगे जैसे सबसे पहले बीरबल, इनका नाम था महेश दास, ये ग्वालियर के रहने वाले थे। नंबर 2 हैं अबुल फजल दीन इलाही धर्म के प्रवर्तक थे बेटा। ये हो गए टोडरमल, ये उत्तर प्रदेश से थे और ये इनके दरबार के राजस्व मंत्री थे। कौन थे, राजस्व मंत्री। यही इन्हीं की बात की गई थी, अभी इन्हीं की चर्चा की गई है, यही आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे अगले बी हैं, बी का मतलब है भगवान दास, या कहीं कहीं लिखा था बिहारी मल। इनकी बेटी थी जोधा, जो मानसिंह के मतलब ये पिता थे, या कहते हैं मानसिंह उनके भाई थे जोधा के। अगला है अब्दुल रहीम खान खाना, ऐसे। फिर ये हो गया टोडरमल के बाद में तानसेन, ये थे बेटा वीणा वादक। ये कौन थे, तानसेन। ये हैं राजा मान सिंह, ये हैं मुल्ला दो प्याजा,
ये क्या है, मुल्ला दो प्याजा। अगला है हकीम हकाम, और ये सारी बीमारियों का काम करते थे तमाम, मतलब इसमें तो अच्छा भोजन बनाते, रसोइयाँ थे ये कौन थे, रसोइयाँ थे। तो इस तरह के नवरत्न आपको मिलेंगे, जिसमें आपको जो सबसे प्रमुख नाम देना है वो किसको देना है, टोडरमल को। ये इनके राजस्व थे, और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में थे बेटा। ये कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश के थे ये। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्टता समझ में आ रही हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वेयर वॉज द अकबर्स टॉम लोकेटेड, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, अजमेर या दिल्ली। तो कहाँ पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिकंदरा में है। कहाँ है, ये सिकंदरा है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। 1605 ईस्वी में अगर मैं कहूँ, इनका मकबरा जो है तैयार हुआ, और अकबर का ये कह दें इंतकाल हुआ, और फिर उसके बाद में इनका मकबरा जो है तैयार किया किसने, जहांगीर ने, मतलब इनके बेटे जहांगीर ने इनका मकबरा बनवाया था। और कहाँ पे था वो, सिकंदरा में था। ठीक है, कहाँ पे था वो, सिकंदरा में था। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपको दिख रहा है बेटा, सिकंदरा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इन हुज मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड फेमस ताजमहल mausoleum of the Agra was built of the Mughal emperor was a शाहजहां। आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मकबरे की याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो अब किसकी याद में बनवाया था बेटा, तो आइए हम लोग देखें। तो इसका जो सही नाम है वो नाम है मुमताज महल। तो जो आगरा का ताजमहल बनवाया गया वो किसकी याद में बनवाया गया था, मुमताज महल। सो क्या करेक्ट आंसर था, मुमताज महल। आइए समझें। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ सिंपल, देखो ताजमहल शाहजहां द्वारा आगरा में यमुना नदी के तट पर 1632 से लेके 1648 लगभग 4 साल का समय और लगा है। तो आप इसको 1652 तक का लगभग कहेंगे, तक के लगभग बनवाया गया। ठीक, एक पॉइंट तो ये आपका, ठीक है, ये एक पॉइंट ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ताजमहल मकराना पत्थर से बना तथा उस्ताद इंशा अल्लाह खान और अहमद लाहौरी ने इसे बनवाया, या इसका वास्तुकार कह दें, मतलब इसका वास्तुकार ये थे, ठीक है। ये प्रमुख वास्तुकार माने जाते थे, अहमद लाहौरी और उस्ताद इंशा अल्लाह खान। एक ये हैं और एक ये हैं, ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या था, ये था। तो उम्मीद है मित्रों आपको यहाँ तक की बातें स्पष्टता क्लियर होगी, यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं। अब कहता है कि आगरा वॉज मेड अ कैपिटल इन 1506। आगरा को 1506 में के द्वारा राजधानी बनाया गया। तो पहले आगरा बसाया जाए तो राजधानी बनेगा। आइए देखें। अगर बच्चों हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है वो 1206 से लेके 1526 का है, एक पॉइंट। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत में जो समय आता है लोधी वंश का, किसका, लोधी वंश का।
तो लोधी वंश में कौन कौन राजा रहे हैं प्रमुख? एक तो रहे हैं बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी जो है अच्छा, पूरे लोधी वंश का जो समय काल है बच्चों, वो है 1451 से लेके 1526 का समय। अब इसमें 1451 से लेके और 1488 का समय इनका था। इसके बाद में नंबर 2 जो हैं, इनका समय है सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का समय है 1489 से लेके 1517 तक का, ठीक है ये। फिर एक समय आता है इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का समय 1517 से 1526 ईस्वी का है, ऐसे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो समय है यही समय आपको मैच कर रहा है, माने 1506। तो सिकंदर लोधी वाला जो समय है ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा बसाया, ठीक, और 1506 में उसे राजधानी बनाया था। तो ये वाला आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। मित्रों, उम्मीद है आपको समय के साथ, कालक्रम के साथ में एक सटीक उत्तर मिल रहा है, चीज़ें क्लियर हैं। सो आप समझ रहे हैं बहलोल लोधी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक का समय 1325 से 1351 का था बेटा। अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 से 1316 का समय है, तो ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है। उम्मीद है यहाँ तक का स्टेप हमारे सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ तक हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। तो सही आंसर क्या मिल गया बेटा, सिकंदर लोधी, ठीक है। अब अगला है, काशी वॉज द कैपिटल ऑफ द विच महाजनपद। किस महाजनपद की राजधानी जो है वो काशी है। काशी नाम से प्रसिद्ध है, काशी वाराणसी है बेटा, ठीक है। आओ देख लो। अगर मैं आपसे कहूं 16 महाजनपद में अगर आप आए काशी, तो काशी की राजधानी क्या हो जाएगी, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है बेटा, वाराणसी, तो वाराणसी सही है। अच्छा, इंद्रप्रस्थ, कुरु की जो राजधानी है ना, वो क्या है, वो इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, ये सही है। अच्छा, मथुरा, सुरसेन आपने सुना होगा लोगों ने, सुरसेन, तो सुरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है। साकेत बेटा कुछ नहीं है, साकेत नहीं है, अयोध्या है। साकेत नहीं बल्कि अयोध्या है। अगर हम कहें तो अयोध्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन साकेत का हिस्सा यहाँ पे काउंट नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वाराणसी। जो बच्चे ए करे हैं, एक करेक्ट आंसर के साथ में जा रहे हैं, उन सबका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि व्हेन वाज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कर्व आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश को से कब विभाजित किया गया था। आइए देखें बेटा, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो लगभग कुछ इस तरह से आप देख पाते हैं। ऐसे, और ये ऐसे करके ये बना है। तो अब आप समझें, पहले ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में, ऐसे। क्योंकि हुआ ये था बच्चों कि 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ जब बना तो ये 25वां राज्य बना, ये बना 26, माफ़ करिएगा, ये सॉरी, ये 26वां राज्य बना। ये क्या बना, ये 26वां, और ये क्या बना था, 27वां राज्य बना। और 9 नवंबर सन 2000 की बात करें हम,
तो ये क्या बना बेटा, ये बना है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक। और मैं अगर कहूँ कि 16 नवंबर सन 2000 की बात करें तो ये हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है झारखंड, झारखंड। ये तो ये 26, ये 27 और ये 28, ये ऐसे इस तरह से इनके निर्माण हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है, बी वाला सही है। बी जो है मित्रों वो क्या है, बिल्कुल सही है। आप सभी जो है बी के साथ में अगर जाते हैं, सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजली, वेरी कंफर्टेबली। नाउ बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द नोन एज अ धोंधू पंथ। धोंधू पंथ किसे कहा जाता था। देखो धोंधू पंथ अगर हम कहें किसे कहेंगे, तो ये सिंपल है बेटा, नाना साहब का नाम है धोंधू पंथ, ठीक है। देखिए है क्या, 1857 की क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति में बहुत ढेर सारे लोगों ने, क्षेत्रीय दलों ने, क्या हुआ था, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था। क्षेत्रीय दल और उनके नेता, नेता या कहीं कहीं पे नेत्री शब्द लग जाता है अगर महिला है तो, ऐसे। अब देखो जैसे अगर मैं बेटा बात करूं दिल्ली से, दिल्ली से कहें तो आपने पढ़ा होगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये दिल्ली से थे, है ना। जैसे अगर हम बात करें बेटा लखनऊ से, लखनऊ से कौन थे, लखनऊ से थी बेगम हजरत, हजरत महल, ऐसे। अच्छा फिर अगर बेटा हम बात करें जैसे कानपुर से, कानपुर से कौन है, नाना साहेब। अब यही नाना साहब हैं जिनका नाम क्या हो गया, धोंधू पंत। धोंधू पंत, धोंधू पंत कहाँ से हो गए हैं, कानपुर से ऐसे हो गए हैं, ठीक है। फिर जैसे देखो अब जैसे ग्वालियर कह दें बेटा हम लोग, ग्वालियर, ग्वालियर से हो गए तात्या टोपे। जब जैसे देखो कुंवर सिंह, जैसे जगदीशपुर से अगर हम कह दें, जगदीशपुर से तो राजा कुंवर सिंह, ऐसे। जैसे देखो बेटा झांसी से कह दें तो रानी लक्ष्मीबाई। जैसे बेटा अगर फैजाबाद से कह दें मौलवी अहमदुल्ला खान। तो ऐसे बहुत लोग जो हैं अलग अलग जगहों से क्या करते थे, लीड करते थे। और ये 1857 क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान ही जैसे धोधू पंत साहब हैं तो इनको क्या नाम दिया गया था, नाना साहब। तो इनको नाना साहब की भी हम संज्ञा देते हैं। तो नाना साहब जैसा भी इन्हें टर्म जो है बुलाया गया, इस टर्म से इन्हें कहा गया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक की बातें स्पष्टता जो है अच्छे से समझ में आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द इलाहाबाद सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो बेटा अगर मैं कहूँ 1885, 1886, 1887, 1888, ये चार प्रमुख जो हैं अधिवेशन थे। ये अधिवेशन थे प्रमुख प्रारंभिक अवस्था के। और यहाँ अगर मैं कहूँ कि अध्यक्षता, अध्यक्षता, अच्छा, और अगर मैं कहूँ लोकेशन या अवस्थिति, माने कहाँ पे किसने किसने अध्यक्षता की है, तो ऐसे अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं कहूँ, सबसे पहला जो लोकेशन था वो था मुंबई। नंबर 2 जो था लोकेशन वो था कोलकाता। नंबर 3 जो था वो था मद्रास। नंबर 4 जो था वो था इलाहाबाद। क्या नाम था, इलाहाबाद, ऐसे। ये चार जगह हैं। सबसे पहले में WC बैनर्जी, माने ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी साहब रहे हैं सबसे पहले में।
कोलकाता में अगर मैं कहूँ तो दादा भाई नवरोजी जी रहे हैं पहले, दूसरे में। मद्रास में कहूँ तो बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। फिर अगर इलाहाबाद में कहूँ तो इलाहाबाद में अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल साहब थे, तो जॉर्ज यूल साहब। तो अगर आपको जॉर्ज यूल मिलता है माने बी वाला, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बी जो है वो क्या है, बी आपको बिल्कुल सटीक मिल रहा है, बी बिल्कुल सटीक मिल रहा है। गांधी जी बेलगांव समझौते में थे, सलीम नायडू 1925 कानपुर में थी। ठीक है, इस तरीके से रहा है बेटा सेशन। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए आपको क्या सही आंसर मिल गया, बी इज द करेक्ट आंसर, सो जॉर्ज यूल इज द करेक्ट आंसर। अगला है बेगम हजरत महल वॉज द लीड इन रिविलियन 1857 फ्रॉम। देखिए अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले जो है इसका आंसर बताया था कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ से। तो बेगम हजरत महल कहाँ से थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। कहाँ से थी, लखनऊ से। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लखनऊ। सो लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजली। सो लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बेगम जो लखनऊ से थी, ठीक है, यस देखिए लखनऊ से थी। अभी मैंने आपको ये बताया था पीछे 2 मिनट पहले मैंने बताया था। तो लखनऊ जो था वो बिल्कुल ही करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद कहाँ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अच्छा अब देखो चंद्रशेखर आजाद की बेटा जब भी हम बात करेंगे तो आप लोग जैसा कि जानते हैं फरवरी 1928 ईस्वी में एक जगह थी जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल पार्क। अल्फ्रेड नोबल पार्क हमारे भारतीय कुछ गलत व्यक्तियों के जासूसी के द्वारा, मुखबिरी के द्वारा इन्हें पकड़ा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। और ये अल्फ्रेड नोबल पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा घेर लिए गए थे, जिस दौरान दोनों साइड से फायरिंग हुई। और उस फायरिंग के दौरान इन्होंने जब एक गोली लास्ट इनके पास बची तो इन्होंने स्वयं को ख़त्म कर लिया। तो इसका जो सही आंसर था वो इलाहाबाद होगा, जहाँ आज अल्फ्रेड नोबल पार्क है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी अंकित है वो। तो क्या करेक्ट आंसर इसका बेटा इलाहाबाद है। फरवरी 1928 का मामला है ये, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ अ बहावी मूवमेंट। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। अब्दुल वफा, आसिफ उल्लाह, सरायतुल्लाह या शायद अहमद। तो वहाबी आंदोलन के जो संस्थापक थे उनका नाम था शायद अहमद। क्या नाम था बेटा, शायद अहमद। तो वहाबी जो है, वहाबी आंदोलन का जो सही है, माफ करेंगे, वो क्या है, शायद अहमद जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शायद अहमद जो है वो करेक्ट आंसर है। शायद अहमद जो है वो क्या है बच्चों, वो करेक्ट है। शायद अहमद इज़ अ करेक्ट आंसर। सो डी इज़ अ करेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। डी क्या है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अवध एज एनेक्स ब्रिटिश ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। अब देखो अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था, यही देखना है। तो अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था 1856 में। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं डलहौजी की, तो डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी का जो समय काल है वो 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक का इनका समय था। और 1856 में ही इन्होंने अवध का विलय कर लिया था। अवध का विलय
कर लिया था, कर लिया था, ठीक है, अवध का विलय कर लिया था। 1858 में ही उस समय आगरा प्रांत की राजधानी, आगरा जो है अवध प्रांत की राजधानी होती थी। 1921 के समय फिर ये अवध, आगरा और प्रयागराज को जोड़ लिया गया। फिर 1935-37 में ये यूनाइटेड प्रोविंस बन गया। फिर 24 जनवरी 1950 को जो उत्तर प्रदेश था पूर्ण तौर पे ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो है शामिल होने वाला यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश राज्य बन गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर फिलहाल आपको मिला अभी वो 1856 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अभी जो मैंने बात आपको बताई मित्रों, अभी वही बात आई है कि व्हाट इज द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1937। 1937 में उत्तर प्रदेश क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। आइए देखें क्या कहानी थी। 1856 में अवध विलय, अवध विलय। 1858 में यूनाइटेड प्रोविंस, क्या बोला गया? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध, औध ऐसा बन गया। फिर उसके बाद में 1921 में यूनाइटेड प्रोविंस और इलाहाबाद की कैपिटल को अंकित किया, उसके पहले आगरा को था, ठीक। फिर उसके बाद में 1935 का एक्ट आया और फिर 2 साल बाद में 1937 के समय इसको नाम दिया यूनाइटेड प्रोविंस। माने आप इसको हिंदी में संयुक्त प्रांत भी कह पाएंगे। क्या कह पाएंगे? संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इसे यूपी या उत्तर प्रदेश ऐसी संज्ञा दी गई ये, और इस संज्ञा से ये राज्य भर के सामने आया और नाम क्या हो गया इसका? यूनाइटेड प्रोविंस ये। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये इस कालक्रम को समझ गए होंगे, तो एकदम क्लियर होगा मित्रों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यहाँ तक की बातें स्पष्टता क्लियर हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गोविंद वल्लभ भाई पंत वॉज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गोविंद वल्लभ भाई पंत का जन्म भारत के किस राज्य में था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? तो गोविंद वल्लभ भाई पंत का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अच्छा फिलहाल बेटा अगर मैं कहूँ तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? अल्मोड़ा के पास में। आज वर्तमान में जो वो क्षेत्र है बेटा, वो क्षेत्र कहाँ है? वो क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है वो रीजन? उत्तराखंड में। तो क्या सही आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। वैसे फिलहाल उस समय यूपी ही था, तो आप अब इसको यूपी ही कहेंगे, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्य इसमें नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ही आप करेक्ट मानेंगे। अगला है चौधरी खुल, ठीक है, खलीकुज्मा वॉज बॉर्न विच सिटी। चौधरी खुलजिमा का जन्म किस शहर में था? लाहौर, मोहाली, चुनार या दिल्ली? सो इनका जो सही आंसर है वो चुनार है। आइए समझें। जब आप कभी वाराणसी से मिर्ज़ापुर रूट पे जाएंगे, मिर्ज़ापुर आप वाराणसी से भी जा सकते हैं और प्रयागराज से भी मिर्ज़ापुर जा सकते हैं, वहाँ से भी रूट है। तो मिर्ज़ापुर के पास में ही छोटा सा रीजन है, अलग अलग रीजन में एक हिस्सा पड़ता है चुनार, एक हिस्सा पड़ता है चोपन। तो चुनार में इनका जन्म हुआ था, किसका? चौधरी अली खुंजमा का। चौधरी अली खुंजमा का जन्म कहाँ हुआ था? चुनार में। तो चुनार जो है ये। अच्छा ये जो चुनार और चोपन का जो रीजन है अगर मैं कहूँ तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के खान के क्षेत्र हैं। खान के क्षेत्र, खान का मतलब होता है जहाँ पे भूमिगत वस्तुएं जो है, माइन, आपने माइन सुना होगा ना, माइन से कोई वस्तु अगर खोद खाद के निकाली जाती है तो यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। खान का क्षेत्र ये माना जाता है, माइन का रीजन जो है ये माना जाता है, ठीक है। तो सो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है हमारा।
अगला प्रश्न क्या आता है, बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? आइए एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं या आप देखते हैं कि ये हमारा जो है भारत देश है। इस तरह से अगर मैं कहूँ, ऐसे ये भारत देश है। इस तरह से ये भारत आपको समझ में आता है, ये भारत का रीजन है। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ऐसे मैं कहूँ ये वाला जो क्षेत्र है वो है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश पहले काउंट होता था पाकिस्तान के रीजन से, ऐसे या पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था वो था 1947 के समय, 1947-48 के समय। तो ये हिस्सा भी पहले पाकिस्तान में ही काउंट होता था। पहले क्या काउंट होता था? पाकिस्तान में। अब सन 1971 की बात है। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार में भारत और पाकिस्तान के बीच में इस बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गई? एक जंग छिड़ गई। अच्छा, जंग का क्या कारण था? यह राज्य जो है, मतलब यह जो राष्ट्र है, ये जिसे आप पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, यह स्वतंत्र होना चाहता था। यह क्या है? स्वतंत्र होना चाहता था, जिस कारण शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, हम ये कह दें शेख मुजीबुद्दीन रहमान। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान को कौन सपोर्ट किया था? इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट के आधार पर यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ, जो एक अच्छा खासा विश्व युद्ध था, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की आशंका दे रहा था, लेकिन हुआ नहीं। अच्छी बात यह है। और फिर यहीं से सन 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश को भारत में, ये कह दें, आयरन लेडी इंदिरा गांधी की मदद से इन्हें एक नए मुल्क की या नए राज्य, मतलब राष्ट्र के तौर पे इन्हें घोषित कर लिया गया या इन्हें बना दिया गया। तो इनका निर्माण कब माना जाता है? 1971 से। तो स्पष्टता मैं समझ पा रहा हूँ, आपको ये बातें अच्छे से क्लियर होंगी मित्रों। ये बातें अच्छे से आप सभी को क्लियर हैं, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर है? 1971 इज अ करेक्ट आंसर। अगला है CaC2 वांट ट्रीटमेंट विद द वाटर गिव्स। पानी के साथ उपचार करने पर CaC2 देता है। आइए देखें क्या देगा भाई। अगर हम CaC2 का रिएक्शन करा दें H2O के साथ में, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा Ca2H2 CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बेटा अगर मैं कहूँ तो ये एसिटिलीन बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिटिलीन। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन क्या है? मीथेन है नहीं, एथेन है नहीं, एथिलीन। एसिटिलीन करेक्ट आंसर है। अच्छा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाटर कंटेंट, और एसिटिलीन बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए मित्रों। सो ऐसे में डी आंसर जो है वो बिल्कुल ही सही है। आप देख रहे हैं, चूंकि अगर वाटर को आप लोगे तो वाटर कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है? वाटर H+ और OH- में टूटता है, नहीं टूटता है? तो इस आधार पे ये जो ब्रेक हो रहा है तो ये हिस्सा बन रहा है। उम्मीद है आपको डी वाला ऑप्शन जो है अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको क्लियर होगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट जो है आपको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर होगा, आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। ओके मित्रों, अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वाटर इज कॉल्ड एज। किसी कार्बनिक यौगिक का जल द्वारा रासायनिक अपघटन क्या कहलाता है? बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। देखो क्या है, और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड, है ना। तो अपघटन कहलाता है, कार्बनिक जल के द्वारा रासायनिक अपघटन क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हाइड्रोजिनेसिस, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस या ऑल ऑफ अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हाइड्रोलिसिस, आप इसको सिंपल कहना चाहो तो आप इसको अपचयन कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? अपचयन है। ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? अपचयन की प्रक्रिया है, जो जल के द्वारा किसी रासायनिक के अपघटन के साथ में यह व्यवस्था कहलाती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डांडिया डांस की।
जैसे कि आप बेटा ये राज्य देखते हो इस तरीके से। अब ये जो राज्य है, ये जो आप राज्य देखते हैं ऐसे, ये राज्य क्या है, ये राज्य है गुजरात। तो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में होता है डांडिया, गुजरात में होता है गरबा, ठीक है। तो डांडिया कहाँ है, डांडिया जो डांस है वो कहाँ का है, गुजरात का है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात का, गुजरात एकदम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। केरला अलग है, महाराष्ट्र जान लावड़ी वगैरह है तो वो अलग है बिल्कुल, ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, गुजरात क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब हमारा आज का समय का लास्ट क्वेश्चन है, डे एंड नाइट आर इक्वल एट आ। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं, इस तरह हमारी पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी में ये हिस्सा नॉर्थ पोल है, ये हिस्सा साउथ पोल है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब चूंकि हमको ये पता है कि मान लो अगर यहाँ पे ऐसे सूर्य है, यहाँ पे अगर ऐसे सन है, तो हम क्या देख पाते हैं बच्चों, हम देख पाते हैं कि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा या पैरेलल जो है वो इसी पर रहता है, जिस कारण यहाँ पर क्या है, डे इक्वल नाइट, और दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेटर इज अ करेक्ट आंसर। सो इक्वेटर क्या है, ऐसी स्थितियों में डे और नाइट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, सेशन अच्छे समझ में आया है, मैंने पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट टाइम हमारा जो सेशन होगा वो और अच्छा होगा। अब आज का मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.